नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ हैं डॉक्टर अमित सिंह। जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं और इनकी एक और खासियत है कि विदेश नीति पर खास तौर पर इनका काम है। अमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। दर्शकों, जैसा कि इनके परिचय में ही मैंने बता दिया है, बात हम करेंगे विदेश नीति की और शुरुआत करेंगे ब्रिक्स से। ब्रिक्स जिसकी शुरुआत ब्राजील, इंडिया, चाइना और रशिया ने की थी। फिर बाद में अभी कई और देशों को भी जोड़ा है। अभी उनका कजान शहर में, रूस के कजान शहर में समिट हुआ था और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे ऐसा साफ-साफ लग रहा है कि हमारी विदेश नीति पिछले 1 दशक में जो बार-बार कहा जा रहा था कि बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, तो शायद आलोचकों की यह बात सही साबित हो गई है और नेहरूवियन जो उसको मैं चूंकि मैं डिप्लोमेसी का स्टूडेंट नहीं हूं, इसलिए मेरे शब्द उस तरह के सॉफ्ट नहीं होंगे। तो जो नेहरूवियन लुचपुच नीति थी, उसको छोड़कर अब भारत अपने हितों को, स्वहित को प्राथमिकता देते हुए अपने हिसाब से दोस्त बनाता है, अपने हिसाब से चीजों को रखता है, अपने हिसाब से बहुत सारी बातें करता है। अमित जी, ब्रिक्स में 55 मिनट तक बातचीत हुई शी जिनपिंग की और मोदी की, उसकी पृष्ठभूमि में। उसके बाद जयशंकर भी थे वहां और यही 2 लोग मिलकर पूरी विदेश नीति को बदल भी रहे हैं। थोड़ा सा ब्रिक्स की पृष्ठभूमि लेते हुए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को रोकने में भारत सफल रहा है, क्योंकि संस्थापक देश है तो किसी को भी लाना होगा तो उसकी सहमति जरूरी है, और दूसरे चीन से जिस तरह खरी-खरी बात की, 5 साल के बाद 55 मिनट, कहाँ देखते हैं आप विदेश नीति को और किस तरह इसको पूरे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में कैसे प्लेस करते हैं? देखिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की, पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति में बहुत कुछ बदला है। और आपने नेहरू जी की भी बात की और आपने बोला कि नेहरू की विदेश नीति कहीं न कहीं थोड़ा-सा लुच-पुच थी या ढीली थी। तो कई जो स्कॉलर हैं विदेश नीति के, वो नेहरू की विदेश नीति को एक आदर्शवादी विचारधारा का अमली जामा पहनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेहरू की विदेश नीति कहीं न कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को अपीस करने वाली विदेश नीति हुआ करती थी, या चाइना जैसे जो देश जो भारत के बाद उनका अस्तित्व सामने आया, क्योंकि भारत 1947 में ही आज़ाद हो चुका था और 1947 के बाद 48 के आसपास कहीं न कहीं चीन भी विश्व पटल पर उभर कर सामने आता है और जिसमें नेहरू के माध्यम से ही चीन को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में जब सदस्यता की बात चल रही थी तो भारत ने ही लॉबी करते हुए, यानी नेहरू ने लॉबी करते हुए चीन को सदस्यता दिलाई। और कहा यह भी जाता है कि एक समय पर यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है, उसकी भी परमानेंट मेंबरशिप भारत को ऑफर की गई थी, लेकिन भारत ने नेहरू के नेतृत्व में उसको नकार दिया और हम लोगों ने चाइना का नाम आगे कर दिया और उसकी वजह से ही चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना और उसको वीटो पावर भी मिला। और ये बात 1954-58 के आसपास की है और अगर तब से लेके आज तक भारत विश्व पटल पे सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा है कि अब हमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है विद वीटो पावर, और हम यूएन के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो कई ऐतिहासिक भूलें नेहरू जी ने अपने टेन्योर में की, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना हो या कश्मीर को लेके जो सरदार पटेल का स्टैंड था उसको समर्थन नहीं किया जाना, जिसके माध्यम से कश्मीर के अच्छे खासे हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और उसके बाद नेहरू की जो चाइना पॉलिसी थी उस पर भी उन्होंने मुंह की खाई
और अक्साई चीन का अच्छा खासा हिस्सा चाइना ने 62 की वॉर में हमसे ले लिया और तब से लेके आज तक भारत और चीन का सीमा विवाद जारी है। नरेंद्र मोदी जी जो अब आए हैं तो पिछले 10 सालों में जो एक ओरिएंटेशन था विदेश नीति का वो बदला है। जो भारत को माना जाता था, जैसे मैंने बताया कि नेहरू जी हमेशा ही वेस्टर्न कंट्रीज को अपीज करते हुए नजर आए, जो कि उसके बाद की सक्सेसिव कांग्रेस सरकार ने लगातार आंख बंद करके नेहरू की विदेश नीति को ही फॉलो किया। थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया, जो कि हम फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी और चेंज की बात करते हैं। और इंदिरा गांधी अपनी पिताजी की विदेश नीति को उन्होंने लगभग पूरा नकार दिया और उसके इतर ही उन्होंने काम किया और इसी वजह से गुटनिरपेक्षता जैसी चीजें भी लगभग समाप्ति की ओर पहुंची और इंडिया रशिया की तरफ, यूएसएसआर की तरफ हम लोग टिल्ट होते चले गए और जिसका कई मुल्कों ने क्रिटिसिज्म भी किया कि भारत ने क्या गुटनिरपेक्षता की नीति छोड़ दी है। तो खैर, नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति बिल्कुल अलग है। ये एक नया भारत है और जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा हो पाया है। उनके पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्रालय संभालती थी और उन्होंने भी बहुत डायनामिक तरीके से विदेश नीति को आगे बढ़ाया। जबकि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सुषमा स्वराज जी का कंट्रीब्यूशन है कि विदेश नीति जो एक समय माना जाता था नेहरू जी के समय से ही कि विदेश नीति सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग और वाइन सिपिंग जो कुछ 4 लोग हैं उन्हीं का ही मसला है और वो वाइन पीते हुए ही देश की विदेश नीति तय कर लिया करते थे। लेकिन सुषमा स्वराज जो है विदेश नीति को जमीन पर लेकर आई और उन्होंने विदेश नीति को एक आम नागरिकों के बीच में भी चलने वाला डिस्कोर्स बना दिया। जब एस जयशंकर ने कमान संभाली तो मेरा ये मानना था कि वो इतने सालों से इसी फील्ड के माहिर खिलाड़ी रहे हैं और विदेश मंत्रालय के साथ साथ राजदूत होने के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से विदेश नीति एक एलीट क्लास के हाथों में ही चली जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। हमारे एस जयशंकर ने विदेश नीति को और भी डायनामिक बनाया और आम लोगों के बीच में रहते हुए ही विदेश नीति को अब इतना मुखर बना दिया है कि भारत अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर कहीं ना कहीं विरोधियों को या जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनको जवाब दे पाता है और उनको मजबूर कर पाता है कि हम वेस्टर्न नैरेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। विदेश नीति का एक इंडिक पर्सपेक्टिव भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से एक नैरेटिव है, उसको भी आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और उसको लेके आगे चलना पड़ेगा। तो ये एस जयशंकर जी का कंट्रीब्यूशन है और इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों ही टेन्योर में चाहे सुषमा जी हो या फिर एस जयशंकर जी हो, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नेतृत्व किया है भारत का और भारत की विदेश नीति का वो काबिले तारीफ है और इसी वजह से ही वो जिस जिस देश में जाते हैं मोदी जी का डंका बजता है और वो स्वाभाविक ही है। और क्योंकि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते थे जो कहीं ना कहीं झुक कर रहा करते थे क्योंकि विदेशों में माना जाता था कि ये तो गरीब हैं, पिछड़े देश से आए हैं, भारत तो सपेरों का मुल्क था। लेकिन अब पूरा नाक उठाकर वो चलते हैं, अपनी संस्कृति को अपने कंधे पे माथे पे लगा के चलते हैं और पूरे विश्व को दिखाते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क के नागरिक हैं जो पूरे विश्व की दिशा बदल सकता है, दशा बदल सकता है और नेतृत्व कर सकता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व का कमाल है कि प्रवासी भारतीयों में भी एक दमखम और जोरदार तरीके से उन्होंने जोश भर दिया है। अब किसी भी देश आप चले जाइए, मोदी जी खुलकर बोलते हैं कि आप हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। तो इसी वजह से ही अब हर देश की जो लोकल राजनीति को भारतीय प्रभावित करते हैं। कोई भी नेता चुनाव लड़े, चाहे ट्रंप हो, ट्रूडो हो या फिर हमारे जो जमाई साहब थे यूके के या अभी भी जो वहां की सरकार है यूनाइटेड किंगडम की, वो भारतीयों को साथ लिए बिना सत्ता में आना इन बड़े देशों में अब मुश्किल हो गया है। तो ये मोदी जी का करिश्मा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला
कि आपको विदेश में रहते हुए भी वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। तो इसके माध्यम से भारत का बिजनेस भी बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि प्रवासी भारतीय भारतीय चीजों की डिमांड करते हैं, जिससे हर जी मुल्क में, क्योंकि लगभग 195 मुल्क हैं यूएन के सदस्यता प्राप्त, कुछ और भी हैं, लेकिन हर मुल्क में भारतीय आपको मिल जाएंगे। और अब वहां पे भारतीय सामान की डिमांड बढ़ती जा रही जी है, भारतीय क्यूजाइन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। और इसी वजह से आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही 3वीं भी हो जाएंगे। तो एक जी पॉजिटिव आउटलुक है। जी जी। अब एक चीज जो आपने बताई भी, और इसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी नीति हो, आपकी विदेश नीति हो, गृह नीति हो, प्रधानमंत्री उस कैप्टन की तरह होता है जो अपने खिलाड़ियों की क्षमता पहचान कर, क्रिकेट में जैसे होता है कि खिलाड़ियों की क्षमता पहचान कर उनका सम्यक उपयोग करें। अगर प्रधानमंत्री वह कर पाए तो उनकी कैबिनेट बेस्ट है, जैसे कि हम गडकरी को देखते हैं, निर्मला जी को देख रहे हैं, या फिर मोटा भाई यानी अमित शाह को देख रहे हैं गृह मंत्री के तौर पर, या एस जयशंकर को देख रहे हैं। एक छलावा जो था नेहरूवियन, आपने कहा आदर्शवाद, ये कैसा आदर्शवाद है कि हम अपनी जमीन दे देंगे, हम अपना खाना दे देंगे। ये वही आदर्शवाद है जो गांधी ने सिखाया कि भाई पाकिस्तान भी दे दो, 55 करोड़ रुपए भी दे दो, वरना मैं अनशन करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मस्जिदों में हिंदुओं को शरण भी नहीं मिलेगी, जो शत्रु संपत्ति है उसका भी अभी निपटारा हो रहा है। मतलब आप देखिए कि सो कॉल्ड आदर्शवाद ने कितना ये किया है। मोदी वह कैप्टन है जिन्होंने अपने खिलाड़ियों की क्षमता जानी और उनको फ्री हैंड दिया है, और शायद इसी वजह से, वरना पहले भी विदेश नीति यही थी, देश यही था, सब कुछ यही था, कोई परिवर्तन नहीं था, हमारे लोग ऐसे ही थे। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया है? और दूसरे, जो चाइनीज सांप को पाला था, एक्सीडेंटल हिंदू पहले प्राइम मिनिस्टर, जिनके अचकन में लगा गुलाब हर एक चीज का हल होता था, तो जिस आस्तीन के सांप चाइना को पाला, मोदी अब उसका जहर उतार रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी गलतियां नेहरू ने अपने समय में की, कि भारत तभी तभी आजाद हुआ था और जरूरत थी कि शुरू से ही भारत का भविष्य तय किया जाता, मुख्यतः विदेश नीति के तौर पे या अंतर्राष्ट्रीय धाक बनाई जाती और जमाई जाती। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में वो असफल रहे, या डेलिबरेटली रहे, या फिर कहीं न कहीं जो उनका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन था, जो कि मैं बोलता हूँ छलावा ही था, कि कई लोग बोलते हैं कि नेहरू सोशलिस्ट हैं, लेकिन वो हमेशा ही कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को ही अपीज़ करते हुए नज़र आए, और इसी वजह से उनके पीछे जाके खड़े होने वाले नेता बने, और इस वजह से भारत को पिछलग्गू देश का अमली जामा पहनाया गया। धीरे-धीरे भारत की विदेश नीति बदली, जो मैंने आपको बताई है। और क्योंकि चाइना भी आज जिस स्तर पर पहुँचा है, जो मैंने पहले ही बताया, वो नेहरू की ही गलतियाँ हैं, और जिसको अब रेक्टिफ़ाई किया जा रहा है, और इसी वजह से चाहे चाइना हो, अमेरिका हो या कनाडा हो या यूके, भारत को ये असर्टिव इमेज यानी भारत की असर्टिव इमेज इन सभी लोगों को पच नहीं रही है, और इसी बहाने वो गाहे-बगाहे कुछ ना कुछ ऊल-जलूल बकते रहते हैं। और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो को भी अब मुंह की खानी पड़ रही है, उन्हीं के खुद के एमपीज ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया अपना स्टैंड डाइल्यूट करो, नहीं तो 4 दिन में रिजाइन करो और निकलो यहाँ से, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अपोजिशन करीब 30% आगे है पब्लिक नैरेटिव में, कि चुनाव वहां जल्दी होने वाले हैं और अपोजिशन वहां चुनाव जीत सकता है। और अपनी फ्रस्ट्रेशन हटाते मिटाने के लिए जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश के चुनाव में इंटरफेयर कर रही हैं। मैं क्योंकि गुणवंत पन्नू जो है सिख फॉर जस्टिस जो चलाते हैं, तो उसको भी लेकर जो सीआईए है या अमेरिका का डीप स्टेट है, अब उसने भी कड़ा स्टैंड ले लिया है कि अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी एजेंडा अगर आप चलाएंगे, तो उसके लिए हम आपको आजादी नहीं देते हैं। अगर आपने अपने मुंह नहीं सिले
तो अमेरिका अब आपके खिलाफ कार्रवाई कर लेगा। और ये स्टैंड अभी हालिया आया है, जबकि कुछ समय से अमेरिका उसको डिफेंड ही कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारत की कूटनीति की जीत है कि कनाडा, अमेरिका जैसे देशों को, यूके जैसे देशों को अब हम लोग समझा पा रहे हैं कि अगर आपने भारत विरोधी शक्तियों को अपने देश में पाला तो वो ठीक नहीं होगा। रही बात चाइना की भी, तो 5 साल के बाद ब्रिक्स समिट में चाइना से बात हुई, 55 मिनट की बात हुई। और ये बात उस समय हुई जब हमने कहीं ना कहीं क्लिंच कर लिया कि जो भारत का एजेंडा था, गालवान में जो झड़प हुई उसके बाद, कि हम बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक जाएंगे, सर्वेलेंस करेंगे। हमारी जो सुरक्षा दल है, टुकड़ी है, हर दिन जाके बॉर्डर की निगरानी करेगी। और आपने जो एक टेम्परेरी शेल्टर या अड्डे बना लिए हैं जो कहीं ना कहीं भारत की सॉवरेनिटी को प्रभावित करते हैं, उखाड़िए। तो आज से ही वो अड्डे उखड़ने चालू हो गए हैं और डी एस्केलेशन हुआ है। हालांकि फिर भी ये सारी चीजें होने के बावजूद भारत सतर्क है और ज्वाइंट पेट्रोलिंग हम करेंगे, नियत तौर पे करेंगे। हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर लिया है, जिसकी वजह से चाइना तिलमिलाया हुआ है। और क्योंकि पिछले 5 साल से कई राउंड की वार्ताएं चली, चाइना बहुत सारी चीजें मान नहीं रहा था, भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम झुके नहीं। और हमने बोला कि डी एस्केलेशन तभी होगा जब आप हमारे पॉइंट पे मानेंगे, और जब वो माने तभी ही 5 साल के पश्चात शी जिनपिंग से बातचीत हुई। वो 55 मिनट की हुई है, बातचीत सकारात्मक है, लेकिन चीन का रवैया पाकिस्तान की तरह ही पीठ पे छुरा भोंकने वाला है। तो भारत फिर भी सजग है और हम लोग पेट्रोलिंग जारी रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहेगा और हमारे जो ट्रूप्स हैं वो भी डिप्लॉयड रहेंगे, ताकि चीन का कोई भी मंसूबा पूरा ना हो पाए। तो ये ब्रिक्स में की साइडलाइन में एक और जीत भारत की हुई। और अगर आप देखेंगे, कई, चाहे हम पुतिन के साथ भी हमने बायलैटरल जी वार्ता की, सऊदी अरब के साथ भी वार्ता हुई, जी और वो फोटो वायरल भी हुए कि जिस प्रकार जी से मोदी जी एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ, वो काबिले जी तारीफ है। जी और इसके साथ हम ईरान के जो नेता हैं जिनको अभी दरकिनार कर रहा है अमेरिका, इंक्लूडिंग इजराइल, उनके साथ भी वार्ता हुई और वो भी काफी सकारात्मक रही। और कुछ और समय उनको पहले मोदी ने भारत, और उनको मोदी ने इनवाइट भी किया है। जी, कुछ समय जी पहले ही भारत आसियान और भारत का समिट लाओस में हुआ, और वहां पर भी आसियान देशों के, आसियान एक 10 देशों का ग्रुप है, उस जी 10 देशों के ग्रुप के साथ कुछ और बड़ी शक्तियां भी इस ग्रुपिंग में हैं। और चूंकि बहुत पहले वहां चाइना लीवरेज लिया करता था, जी अब भारत लीवरेज ले रहा है। वो भी फोटो वायरल हुए जब सारे बड़े नेता आसियान देश के मोदी जी को आगे कर रहे थे, मोदी जी आगे उनका नेतृत्व कर रहे थे और सारे नेता रेड कारपेट पे उनके पीछे ही चल रहे थे। तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये कुछ जी बताती हैं कि भारत जी का नेतृत्व बदला है। भारत एक नए भारत के रूप में उभर कर सामने आया है, जो कहीं जी ना कहीं हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिशा दे रहा है। और ये हमारी बंधुत्व की भी भावना है, जो हम सबको साथ लेके भी चल रहे हैं। इसी वजह से सिर्फ आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा। जो नेहरू जी का आदर्शवाद था, वो आदर्शवाद भी नहीं था, वो घुटने टेक देने वाली विदेश नीति थी। जी हमारे मोदी जी की विदेश नीति अलग है, जिसमें जी आदर्शवाद और यथार्थवाद का उचित सामंजस्य सम्मिश्रण है। है, जी जिसमें वो ये चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को, राष्ट्रीय हितों को हम बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करेंगे, वो दरकिनार नहीं करेंगे। सर्वोपरि है। लेकिन आदर्शवादी होते हुए हम बंधुत्व की भावना भी फैलाएंगे। इसी वजह से हमने 80 से ज्यादा मुल्कों को कोविड के क्राइसिस में फ्री वैक्सीन भी दी। हमने वैक्सीन मैत्री की भी बात की, और आज भी सोलर अलायंस के माध्यम से और नए इनिशिएटिव के माध्यम से, गति शक्ति योजना और यूपीआई के माध्यम से हम विश्व को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं और सबको साथ ले जाके आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से ग्लोबल साउथ में तो भारत का रुतबा बहुत ही बढ़ गया है। और आज जब भारत स्टैंड लेता है तो ग्लोबल साउथ के देश भारत के पीछे आकर खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। और अगर ऐसा ही चलता जी रहा तो मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
स्थायी सदस्यता मिलेगी, यूएन का रिफॉर्म होगा, भारत के पास वीटो आएगा और भारत की मान्यता के सामने, भारत के नेतृत्व के सामने पूरा विश्व जो है सर झुकाएगा। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, कांग्रेस के हिमालयन ब्लंडर्स इतने अधिक हैं। जिन आसियान की बात इन्होंने की, अमित जी ने, उस आसियान की सदस्यता जब दी गई, पहले भारत को स्पेशली दिया गया, तो हमारे चचा की बेटी जी ने उसको नकार दिया। मतलब नेहरू हो, चाहे तानाशाह इंदिरा हो, चाहे उनके पप्पू बेटे राजीव हो, इन सब ने देश की नीति से लेकर विदेश नीति पर ऐसे ब्लंडर्स किए हैं कि हमने अमित जी को यही, अब हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें अमित जी बताएंगे कि विदेश नीति में क्या-क्या ब्लंडर्स कब-कब हुए और अब मोदी और जयशंकर की जोड़ी कैसे उनको रेक्टिफाई कर रही है। अमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, प्लीज व्यालोकवाणी पर जैसे आपने प्रेम और स्नेह बनाए रखा है, प्लीज उसे बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिलहाल दीजिए आज्ञा, अभी इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय सिया राम। धन्यवाद व्यालोक जी।